प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई भी बच्चों मन लगाकर कर रहे होंगे। आज बेटा हम कृतिका भाग 1 यानी कक्षा 9वीं का अध्याय 3 पढ़ेंगे, रीढ़ की हड्डी, जो लिखा है जगदीश चंद्र माथुर जी ने। यह बेटा एक एकांकी है और एकांकी क्या होती है कि जो नाटक या कहानी एक ही अंक में समाप्त हो जाए वो एकांकी कहलाती है। तो आइए इस पाठ के बारे में जानेंगे कि इस पाठ में माथुर जी ने क्या कहा है। पाठ की रूपरेखा बेटा इस प्रकार है कि रीढ़ की हड्डी जैसा कि बताया एक सामाजिक एकांकी है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने सीधा उन लोगों पर प्रहार किया है जो लड़के और लड़कियों में भेद करते हैं। रीढ़ की हड्डी में जगदीश चंद्र माथुर ने उस स्थिति को बताने की कोशिश की है कि जब लड़कियां पढ़ लिख कर सक्षम हो जाती है, अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है तथा उनमें आत्मविश्वास जाग उठता है, फिर भी समाज के कुछ दकियानूसी विचार वाले लोग लड़कियों की इस सफलता से हमेशा दुखी ही रहते हैं। मुख्य बिंदु, मेहमान के स्वागत की तैयारी। इस एकांकी में घर के मुखिया राम स्वरूप अपने घर को सजाते संवारते हैं क्योंकि आज उनकी बेटी उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ आ रहे हैं। आपने भी देखा होगा बेटा कि जब भी घर में कोई मेहमान आते हैं तो हम अपने घर को साफ सुथरा और सजावट का पूरा ध्यान रखते हैं। तो इसी प्रकार से राम स्वरूप ने भी अपने घर को सजाया है। राम स्वरूप अपने नौकर के साथ तख्त और उस पर बिछाई जाने वाली चादर ठीक करते हैं। नौकर कुछ ऊंचा सुनने के कारण धोबी को धोती सुन लेता है, जिसके कारण घर में हास्यपद स्थिति उत्पन्न हो जाती है, हंसने लग जाते हैं सब। रामस्वरूप तथा प्रेमा का वार्तालाप। उमा की माँ प्रेमा बताती है कि बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है और इसका सारा दोष पढ़ाई लिखाई पर डाल देती है। वह कहती है कि इससे तो अच्छा हमारा ज़माना था जब लड़कियां कम पढ़ी लिखी हुआ करती थी। प्रेमा बताती है कि उमा पाउडर तक नहीं लगाती। इस पर रामस्वरूप कहते हैं कि वह बिना पाउडर के बहुत अच्छी दिखती है। वैसे तो वे लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। गोपाल प्रसाद पेशे से वकील है, उनका बेटा BSc पास है, पर उनके विचार दकियानूसी है। दकियानूसी बेटा पुराने विचार, रूढ़िवादी परंपराओं को मानते हैं। वे ऐसी लड़की चाहते हैं जो अधिक पढ़ी लिखी न हो और लड़का तो बाप से भी बढ़कर है। वह पढ़ता तो लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में है, पर शादी के मामले में पढ़ी लिखी लड़की उसे पसंद नहीं है। रामस्वरूप अपनी पत्नी से कहते हैं कि अब किसी तरह उमा को तैयार करो क्योंकि लड़के वाले कभी भी आ सकते हैं। लड़के वालों का आगमन और उनका आदर सत्कार। नौकर बताता है कि बाहर अतिथि आए हैं। वे जल्दी से हारमोनियम ठीक जगह रख देते हैं और नौकर को मक्खन लाने के लिए बाजार भेज देते हैं। रामस्वरूप ने लड़के वालों का बढ़ चढ़कर बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया, उनको बिठाया और फिर शुरू हो गया बातों का सिलसिला। इसी बीच रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद अपने ज़माने की बातें करते हैं। गोपाल प्रसाद अपने ज़माने की पढ़ाई की बातचीत करते हुए कहते हैं कि उस ज़माने में मैट्रिक पढ़ा हुआ जो अंग्रेजी लिखता था उसकी तुलना आज का MA की डिग्री लेने वाला भी नहीं कर सकता। लड़के वालों के दकियानूसी विचार कुछ इस प्रकार हैं कि अब गोपाल प्रसाद लड़की के बारे में बात करते हैं कि लड़की का सुंदर होना बहुत ही आवश्यक है। फिर वे रामस्वरूप से पूछते हैं कि उनकी लड़की अधिक पढ़ी लिखी तो नहीं है, क्योंकि उन्हें तो कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, बस मैट्रिक पास होनी चाहिए। वे लड़कों की पढ़ाई की वकालत करते हैं लेकिन लड़कियों की नहीं। वे तर्क देते हुए कहते हैं कि मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। उनके अनुसार पढ़ने लिखने का काम तो केवल पुरुषों का है।
स्त्रियों को तो केवल घर गृहस्थी चलानी होती है, अतः उनको अधिक पढ़ाई लिखाई की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके पढ़े लिखे बेटे की भी यही धारणा थी कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए। उमा का प्रवेश। तभी नाश्ता समाप्त होने के पश्चात राम स्वरूप अंदर से पान मंगवाते हैं और उनकी बेटी उमा पान की तस्तरी यानी ट्रे में पान लेकर कमरे में आती है। उसने बहुत ही सादे कपड़े पहने थे, गर्दन झुकी हुई थी और आंखों पर चश्मा था। तभी गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ बोल पड़ते हैं कि ये क्या चश्मा, और चौंक जाते हैं, क्योंकि उस जमाने में उनके अनुसार किसी लड़की को चश्मा लगा होना यानी अधिक पढ़े लिखे होने का संकेत था। वह कहते हैं कि रामस्वरूप इसको चश्मा कैसे लगा है। तब रामस्वरूप बहाना बनाते हैं कि पिछले महीने इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिन के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। लड़के वाले उमा से सवाल करते हैं, तरह तरह के सवाल किए जाते हैं। गाना बजाना आता है या नहीं, खाना बनाना जानती हो या नहीं, पेंटिंग, सिलाई इत्यादि। इन सभी का जवाब रामस्वरूप दे रहे थे। तब गोपाल प्रसाद कहते हैं कि बेटी को भी बोलने का मौका दे। तब उमा से भजन गाने के लिए कहा जाता है। उमा मीरा का प्रसिद्ध भजन मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई गाने लगती है और गाते गाते उसकी नज़र शंकर से मिल जाती है और वो शंकर को देखते ही चुप हो जाती है। गोपाल प्रसाद पूछते हैं कि क्या इनाम विनाम जीते हैं। वह चुप रहती है, वह उन्हें कोई जवाब नहीं देती। अब रामस्वरूप कहते हैं कि बेटी जवाब दो, तो वह फूट पड़ती है, कहती है क्या जवाब दूँ बाबूजी। जब मेज कुर्सी बिकती है तब दुकानदार मेज कुर्सी से नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखा देता है, पसंद आ गई तो अच्छा वरना। फिर कहती है कि इन महाशय से पूछिए कि क्या लड़कियों का दिल नहीं होता, क्या उनको चोट नहीं लगती। तब गोपाल प्रसाद झल्ला उठते हैं, उसे गुस्सा आ जाता है। उमा द्वारा शंकर की पोल खोलना। उमा गोपाल प्रसाद से कहती है कि जरा अपने साहबजादे से पूछिए कि पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए। वह शंकर की करतूत के विषय में कहती है कि शंकर कॉलेज में लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमते हुए और उनसे छेड़खानी करते हुए पकड़ा गया था। तब उसने नौकरानी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी थी और भाग निकला था। वहाँ उसकी पिटाई भी हुई थी। उमा शंकर की चरित्रहीनता को उधेड़ कर रख देती है। गोपाल प्रसाद उमा से कहते हैं कि क्या तुम पढ़ी लिखी हो। यहाँ देखिए बेटा, वह अपने बेटे की हरकत से नहीं परेशान होता बल्कि उमा के पढ़े लिखे होने से ज़्यादा हैरान होता है। तब उमा जवाब देते हुए कहते कि हाँ, मैंने बीए पास किया है, कोई चोरी नहीं की, न ही आपके पुत्र की तरह कोई ताक झाँक की कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत और मान का ख्याल है। उमा के कथन के द्वारा जब गोपाल प्रसाद को पता चला कि वह कॉलेज में पढ़ी है, उमा की सारी करतूतें कह दी, तब लड़के वालों का मुंह बन गया और गोपाल प्रसाद गुस्से में रामस्वरूप से कहते हैं कि आपने क्या हमें यहाँ पर हमारी बेइज्जती करवाने के लिए बुलाया है, और तुरंत ही वहाँ से खड़े हो जाते हैं। शंकर की बैकबोन का स्पष्टीकरण या उसके बारे में बताना। गोपाल प्रसाद उमा की बातों से स्वयं को बहुत अपमानित करने लगे और वहाँ से जाने लगे। तो उमा यह कहकर उन्हें चिढ़ा देती है कि घर जाकर पता लगाइएगा कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। गोपाल प्रसाद और शंकर लौट जाते हैं और तभी रामस्वरूप का नौकर रतन मक्खन लेकर आता है और पर्दा गिर जाता है। तो बेटा, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस पाठ का सार अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद।